5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी 4 राज्यों में सत्ता बरकरार रखने में कामयाब है। यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर में लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है भारतीय जनता पार्टी। वहीं गोवा में हो गई हैट्रिक। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया। यूपी में फिर योगी सरकार को मिला स्पष्ट बहुमत। बीजेपी ने हासिल की 273 सीटें। हालांकि इस बार सीटें कम हैं, लेकिन बीजेपी पिछली बार रिकॉर्ड 312 सीटों पर जीती थी। नमस्ते, मैं राशिद। यूपी का डायनामिक्स लेकिन बहुत कुछ कहता है। यूपी में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन सुधरा, 125 सीटें जीतने में रही कामयाब। पिछली बार समाजवादी पार्टी ने जीती थी 48 सीटें। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सभी को अपने प्रदर्शन से चौंकाया, 92 सीटों पर जीती। पिछली बार सिर्फ 20 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली थी। आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट भगवंत मान ने 45,000 वोटों से रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। यहां सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, कांग्रेस से अलग हुए पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह, कांग्रेस के नवजोत सिद्धू सभी हार गए। सिद्धू ने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। अब दिल्ली के बाद पंजाब दूसरा राज्य है जहां आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 5 राज्यों के नतीजों का केंद्र पर असर क्या होगा, मेरे डिबेट का यह सवाल है। 4 स्टेट में जीत से बीजेपी को 10 राज्यों में क्या आगे फायदा होगा, कैसे, यह भी मेरे डिबेट का सवाल है। और वहीं पंजाब में सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी क्या भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में विकल्प बन सकती है। अप्रैल से अगस्त के बीच राज्यसभा की 70 सीटों के लिए चुनाव होना है। क्या विधानसभा चुनाव के नतीजे इन चुनाव पर भी असर डालेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में सरकार बनने से जो भरपाई होने वाली है, किस किस की भरपाई होगी, और यूपी किला फतेह के बाद योगी आदित्यनाथ बीजेपी में पूरी तरह से क्या स्थापित हो जाएंगे। मोदी और अमित शाह के बाद क्या तीसरे नंबर के सबसे बड़े नेता योगी आदित्यनाथ बन जाएंगे। आजादी के बाद योगी ऐसे पहले नेता हैं जिन्हें यूपी में सरकार रिपीट कराने के बाद दूसरी बार सीएम बनने का मौका मिलेगा। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या आगे आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी होगी या नहीं। भारतीय जनता पार्टी में क्या मजबूत नेता के तौर पर उभर करके सामने आएंगे तीसरे नंबर पर योगी आदित्यनाथ, मोदी और अमित शाह के बाद। ये कई सवाल हैं। डिबेट को ओपन करूं उससे पहले आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। देखिए, दबे कुचले गरीब व लाचार लोग बाबा साहब की मूवमेंट के मुताबिक चलकर सत्ता की मास्टर चाबी खुद अपने हाथों में है और उसके लिए वे किसी भी हद तक गिरकर अपना गंदा व घिनौना आदि खेल खेलते रहते हैं। इसलिए यूपी का वर्तमान चुनाव परिणाम बीएसपी के करोड़ों लोगों की रात दिन की कड़ी तन मन धन की मेहनत का ये वाजिब फल कतई नहीं है। फिर भी बाबा साहब के अनुयायी पार्टी होने के नाते इस पार्टी के लोगों को अपनी हिम्मत कतई नहीं हारना है, बल्कि पत्थर काटकर रास्ता बनाने का अपना प्रयास व संघर्ष हर हाल में आजीवन जारी रखना है। जबकि ऐसे खराब राजनीतिक हालात बीजेपी ने भी देखे हैं, जब आज़ादी के बाद से काफ़ी लंबे समय तक देश में राज करने का मौका यहाँ की जनता ने इनको नहीं दिया था। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती को सुन रहे थे आप, लेकिन आप सुने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे कहा कि उत्तर प्रदेश वालों ने इतना प्यार दिया कि आज की तारीख में मैं यूपी वाला हो गया हूं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों में कितना बड़ा इशारा था जब उन्होंने कहा कि 2022 ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं और कई ज्ञानी लोग, राजनीति के जानकार अब ये कहना शुरू करेंगे। विपक्ष पर वार भी किया और प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों ने राजनीति का स्तर गिराया है। सुनिए, यूपी के लोगों के प्यार और आशीर्वाद ने मुझे भी यूपी वाला बना दिया। मैं बनारस का सांसद होने के नाते मेरे अनुभव से कह सकता हूं, यूपी के लोग ये बात समझ चुके हैं कि जाति को बदनाम करने वालों से, संप्रदाय को बदनाम करने वालों से अब दूर रहना है और राज्य के विकास को ही सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है। कि यूपी की जनता को, और मैं सभी ज्ञानियों को कहता हूं कि देश की भलाई के लिए
अब पुरानी घिसी पिटी रिकॉर्ड छोड़ के जरा नए सिरे से सोचना शुरू कीजिए। ज्ञानी लोग यूपी की जनता को सिर्फ और सिर्फ जातिवाद के तराजू से तोलते थे, जातिवाद की दृष्टि से देखते थे। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के नागरिकों को जातिवाद की बाड़ाबंदी में बांध करके वे उन जातियों का अपमान करते थे, उन नागरिकों का अपमान करते थे, पूरे उत्तर प्रदेश का अपमान करते थे। ज्ञानियों ने कहा था कि भाई 2019 के जीत में क्या है, ये तो 2017 में ही तय हो गई थी, क्योंकि 2017 में यूपी का रिजल्ट आया था। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। हमारे यहां कुछ लोग लगातार राजनीति का स्तर गिराते जा रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है, जब यूक्रेन में हजारों भारतीय विद्यार्थी, हमारे छात्र, हमारे नागरिक फंसे हुए थे, तब भी देश का मनोबल तोड़ने की बातें हो रही थी। जो वहां फंसे थे उनके परिवारों की चिंता बढ़ाने का काम हो रहा था। ऑपरेशन गंगा को भी प्रदेशवाद की बेड़ियों में बांधने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना। प्रधानमंत्री ने यह कहा कि किस तरह से कुछ लोग यूपी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि 2022 के नतीजे 2024 के लिए दिशा तय कर चुके हैं और कई ज्ञानी अब फिर से यही बात करेंगे जैसा 2017 के बाद 2019 के लिए कहा जा रहा था। लेकिन यूपी में एक जमाने तक, लगभग 3 महीने पहले तक कई लोगों ने यह पूछा तंज वाले स्टाइल में, यूपी में काबा, तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने कहा यूपी में सब्बा, और फिर से यह पूछा गया कि बेरोजगारी को लेकर के क्या कहेंगे और इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के क्या कहेंगे, तो फिर बीजेपी का जवाब था कि यूपी में बाबा। योगी आदित्यनाथ जब सामने आए चुनाव जीतने के बाद, तो उन्होंने जनता कैसे कहा कि जनता ने विपक्ष को चुप किया, और साथ ही यह भी कहा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कि आगे लड़ाई बड़ी है, आगे मेहनत और करनी है, खुद को साबित करना है। प्रचंड जनादेश और बड़े बहुमत का मतलब यह नहीं होता कि हम पूरी तरह से कैजुअल अप्रोच के साथ में रह जाएं, हमें और भी ज्यादा जमीन पर जाकर के काम करना है, अपने आप को साबित करना है। सुनिए। जब हम कोरोना से लड़ रहे थे, जब हम भ्रष्टाचार और बेईमानी से लड़ रहे थे, तब ये लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ साजिश रचने का कार्य कर रहे थे, सरकार के खिलाफ साजिश रचने का कार्य कर रहे थे। और आज जनता जनार्दन ने अपने जनादेश के माध्यम से उन सबको एक बार फिर से सबक सिखा करके उनकी बोलती बंद करने का काम किया है कि ये जीत हमें जवाबदेही का एक नया संकेत भी देता है। हमें जोश के साथ साथ होश को बनाए रखना है और इससे भी मजबूती के साथ हमें आम जनमानस के आकांक्षाओं के अनुरूप एक बार फिर से अपने आप को साबित करना होगा। मैं डिबेट को ओपन कर देता हूं। मेरी डिबेट की लाइन बिल्कुल सीधी है, वो ये कि आखिरकार यूपी में अगर योगी रिपीट हुए हैं तो क्यों रिपीट हुए हैं, अखिलेश यादव फेल हुए तो क्यों हुए, और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तो क्यों बनी है, इसके पीछे की वजह क्या है, और क्या राष्ट्रीय पटल पर आम आदमी पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के तौर पर और भी मजबूत होगी। डिबेट मैं ओपन कर देता हूं। आलोक मेहता जी एडिटोरियल डायरेक्टर हैं, अरविंद मोहन जी कंसल्टिंग एडिटर, अरविंद चतुर्वेदी संपादक इंडिया न्यूज यूपी यूके, सुखबीर बाजवा जी ब्यूरो हेड हैं भास्कर के, तरुणी सांघी पत्रकार द गार्डियन, नवलकांत सिन्हा वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ में हैं। थोड़ी देर के बाद में हेमंत तिवारी जी भी मेरे साथ में जुड़ने वाले हैं। आप सभी से मेरी गुजारिश यह है कि छोटे छोटे जवाब रखिएगा ताकि हम इस डिबेट को सार्थक भी बनाएं और सभी के जवाब ले सकें, और जल्दी जल्दी हम स्विच भी करते रहें क्योंकि मुझे बीच में अहमदाबाद भी जाना है। पहला सवाल आलोक मेहता जी आपसे होगा।
यूपी में योगी की जीत की 5 बड़ी वजह और अखिलेश की हार की 3 बड़ी वजह क्या है? देखिए, गिनती न लगाए, 2-3 बातें हैं प्रमुख रूप से। कानून व्यवस्था की स्थिति जिस तरह से नियंत्रण में करने का एक परसेप्शन भी बना, मतलब एक होता है, ऐसा तो नहीं कि अपराध खत्म हो गए, लेकिन हाँ फिर भी लोगों को विश्वास हुआ कि उससे कानून व्यवस्था की स्थिति हो। दूसरा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जिस तरह से सुनियोजित ढंग से अनाज वितरण, हाउसिंग का काम, जो लोगों को छोटे छोटे घर, शौचालय, घरेलू गैस और छोटे किसानों को, किसान आंदोलन सारा चलता रहा, उसके पहले से ही जो 6,000 रुपया, 2,000 रुपया जिस तरह से मिलता रहा, ऐसे बड़े कारण हैं जिससे कि सीधे जो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था और प्रगतिशील कहने वाली पार्टियां शायद नहीं कर पाई जिसको उस तरह से एक योजनाबद्ध ढंग से। तीसरा एक बड़ा कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ निश्चित रूप से वर्षों से जिस तरह से तैयारी करता रहा है विभिन्न राज्यों में, उनके स्वयंसेवक, उनके कार्यकर्ता और जो भाजपा के भी या किसी संगठन में चले गए हों, उन लोगों का एक लगातार, उनको कहते हैं कि वोटर्स के साथ ये कहना चाहिए उसका संपर्क, संबंध और उनकी लॉयल्टी और लोगों का एक हिंदुत्व के प्रति एक महिलाओं में खास करके जो कहते हैं खास करके लगाव मोदी से और उनसे, इसलिए योगी को क्रेडिट भी देंगे क्योंकि सरकार वो चला रहा है। ठीक है, लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा संघ की सबसे बड़ी सफलता है। ठीक है, ठीक है। अरविंद के पास में चलते हैं। अरविंद, चूंकि आपने पूर्वांचल, पश्चिमांचल, अवध, बुंदेलखंड, रोहिलखंड हर जगह की खाक छानी है, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपने दी है बतौर संपादक, एक बात ये समझाइएगा, कहां यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी के पीछे मायावती का भी हाथ है? कैसे, ये समझने की जरूरत है। पहली बार मायावती के जो दलित हैं भारतीय जनता पार्टी के पाले में चले आए। बहुजन समाज पार्टी ने अपनी पूरी स्ट्रेटजी में क्या किया, 122 सीटों पर ऐसे उम्मीदवार खड़े किए जो समाजवादी पार्टी वाले ही जाति के थे और इनमें से लगभग 68 यानी 68 सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी चली आई। क्या यह माना जाए कि यही दलित वोट बैंक और जो मायावती की रणनीति थी 122 सीटों की, इसकी वजह से भी भारतीय जनता पार्टी को यूपी में बड़ा फायदा हुआ है? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी ने जो है मुस्लिम कैंडिडेट जो खड़े किए, जिसमें 88 लोग थे, 15 यादव कैंडिडेट खड़े किए और कुल 103 ऐसे प्रत्याशी खड़े कर दिए जिसने समाजवादी पार्टी के समीकरण को पूरी तरीके से फेल कर दिया। और आप समझ सकते हैं कि अगर 103 लोग जीत गए होते तो आंकड़े के करीब कौन होता? आंकड़े के करीब समाजवादी पार्टी होती। तो मायावती ने सीधे सीधे समाजवादी पार्टी का खेल खराब कर दिया। और एक जो सबसे बड़ी बात है जो मैं कहना चाहता हूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने गठबंधन किया था, उनको लगता था कि मुसलमान और जाट एक हो जाएंगे। उनको लगता था कि मुसलमान, दलित और जाट का जो समीकरण है उसको मैं बनाने में कामयाब हो जाऊंगा। तो ये समीकरण जो है बन नहीं पाया और उसका परिणाम हुआ कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का जो खेल था वो पूरी तरीके से बिगड़ गया। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का खेल पूरी तरीके से बिगड़ गया, लेकिन खेल बिगड़ने के पीछे की असल कहानी क्या है, ये जमीन से तो हमें अरविंद चतुर्वेदी बता रहे थे, लेकिन नवलकांत सिन्हा जी, जयंत के साथ जोड़ी अगर हिट नहीं हुई तो इसके पीछे की वजह क्या है? 30 सीट पर आरएलडी लड़ी लेकिन जीती सिर्फ 8। जाट कहां चला गया? और जाट, जो ये कहा जा रहा था कि जाट मुसलमान फिर से एक हो जाएंगे, और कहा यह जा रहा था कि पश्चिमी यूपी में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नाराजगी है किसानों की, ये नाराजगी दिखी क्यों नहीं? देखिए, चुनाव जिस इलाके की आप बात कर रहे हैं जहां आरएलडी का प्रभाव है, वहां पे चुनाव पहले और दूसरे फेज में था। तो जाहिर सी बात है, जब चुनाव का माहौल बनने लगा उत्तर प्रदेश में 1.5-2 महीने पहले, उससे पहले किसान आंदोलन चल रहा था, तो जाहिर सी बात है कि किसानों को लेकर के, जाटों को लेकर के और जो पशु, आवारा पशु घूमते हैं, उनको लेके एक परसेप्शन बन रहा था। और ये पहला चुनाव है जिसमें आरएलडी में चौधरी अजीत सिंह जी जयंत अकेले लड़ रहे थे। तो एक ये बनाया जा रहा था हवा की, जो लोगों का इमोशनल अटैचमेंट है जाट वोटर का, इस बार चूंकि जयंत अकेले लड़ रहे हैं, उनकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी, उनके संग जुड़ेगा और जो सपा से गठबंधन हुआ। मैं एक चीज और भी समझना चाहता हूं, नवलकांत जी एक मिनट रुकिएगा। अरविंद मोहन जी, आपसे एक चीज और भी समझना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी बार बार खुद को मुस्लिम सरपरस्त पार्टी की छवि के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रही थी, क्या इससे भी अखिलेश को नुकसान हुआ है? अरविंद जी,
देखिए, सारा जोर समाजवादी पार्टी का मुसलमान यादव कॉम्बिनेशन बनाने पे था। ठीक है। और इसके काउंटर में बहुत साफ ढंग से सारी अगड़ी जातियां, बाकी जातियों का हिसाब मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन सारी अगड़ी जातियां लगभग समाजवादी पार्टी से अलग हो गई। मुलायम सिंह के समय ये सीन नहीं था। तो अगड़ी जातियां भी बिहार में तो 13-14% हैं, तो वहां तो अगड़ा पिछड़ा बहुत आसानी से चल जाता है और वो लाभ करता है। उत्तर प्रदेश में अगड़ों की संख्या काफी बड़ी है और जितना आप मुसलमान यादव बना रहे हैं उसका काउंटर या उससे 21 हो जाना अगड़ों का है। तो फिर बाकी का खेल जो ये लगता है कि बीजेपी अपने खिलाफ एक वोट बैंक लेके खिलाफ उसके बाद लड़ रही है, एक गले में कोई ये बांध के, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने उसका इस्तेमाल अगड़ों में कोई टूट नहीं दिखाई दे रही है। शुरू में लगा कि शायद ब्राह्मण नाराज हैं, ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण लड़ाई कई जगह दिख रही थी, लेकिन अगर ब्राह्मणों का वोट टूटा भी होगा कहीं तो बहुत इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूंसीज में और शायद देहात में थोड़ा। तो ये जो समाजवादी पार्टी का फॉर्मूला था कि उसने नॉन यादव पिछड़ों पे तो कोशिश की कि उसमें से कुछ तोड़फोड़ करे, लेकिन अगड़े लीडरशिप में किसी किस्म से हाथ लगाएं या उसको अपनी ओर अगला वोट बैंक ले आए, इसकी कोशिश समाजवादी पार्टी ने नहीं की। उसको मुसलमान वोट बैंक पे, और मुसलमानों की मजबूरी ये थी कि उनको बीजेपी को हराने के अलावा दूसरा कोई पॉइंट नहीं सूझ रहा था। ठीक है। मान अपमान सब सह के भी उनको ये था कि किसी तरह बीजेपी हारे। ठीक है। और इसमें उन्होंने सारी पार्टियों को, कांग्रेस को भी छोड़ा, बीएसपी को भी छोड़ा, समाजवादी पार्टी को वोट दिया। तो इतना ज्यादा पोलराइजेशन कई बार काउंटर पोलराइजेशन भी कराता है। इतना ज्यादा पोलराइजेशन कई बार काउंटर पोलराइजेशन भी लेकर के आता है। लेकिन हेमंत जी भी चूंकि हमारे साथ में जुड़ गए हैं। हेमंत जी, यूपी में बीजेपी की 52 सीटें कम, लेकिन योगी का दम। पूरी कहानी कुल मिला जुला करके ये है, मोदी योगी ने लगातार हर चीज को हिंदुत्व के साथ में जोड़ा। हम ये नहीं कह सकते कि हिंदुत्व काम नहीं किया, मोदी योगी ने हर जगह हिंदुत्व के साथ में चीजों को जोड़ा। क्या ये भी एक बड़ी वजह है जो यूपी का वर्डिक्ट आया है? और साथ ही ये भी जानना चाहूंगा आपसे, अखिलेश के बारे में कहते हैं गलती हो गई अखिलेश से कि उन्होंने ओबीसी पर ध्यान दिया, मुसलमानों पर ध्यान दिया, लेकिन जो नॉन जाटव दलित हैं इन पर ध्यान नहीं दिया, बीजेपी के साथ में चले गए। क्या ऐसा रहा क्या? हेमंत जी, पहले मैं अखिलेश जी के बारे में बता दूं कि अखिलेश जी एक ऐसे एग्जाम में बैठे जहां उन्होंने कुंजी यानी गेस्ट पेपर का इस्तेमाल किया। उन्होंने पूरा सिलेबस पढ़ा नहीं, उन्होंने पूरा साल भर वो स्कूल गए नहीं, 5 साल कॉलेज गए ही नहीं। उन्होंने कुछ सर्टेन क्वेश्चंस की कुंजी जो गेस्ट पेपर होता है, और ध्यान रखिएगा गेस्ट पेपर की पढ़ाई से अगर सवाल मिल गए तो आप टॉप कर सकते हैं, नहीं तो फ्लॉप होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अखिलेश के साथ दरअसल यहाँ यही हुआ। वो बिल्कुल नहीं ये कुंजी कौन से पब्लिकेशन की थी हेमंत जी? ये बहुत शॉर्टकट वाली थी, बहुत शॉर्टकट वाली थी। मुझे एक बात बताइए, हम सब एक्टिव जर्नलिस्ट हैं, सब पूरी दुनिया देश देखते हैं। पिछले 5 वर्षों में अखिलेश यादव को आपने किस पब्लिक इशू पर सड़क पर उतरते देखा? अपने पिताजी से कुछ तो सीखते जो हर बात पर आंदोलन कर देते। ठीक है। एक सिंगल कोई प्रोग्राम बताइए, नवलकांत सिन्हा बैठे हैं लखनऊ में, बता दें यादव को। दरअसल अखिलेश यादव विजय रथ उनकी एक इस बार नए कंसेप्ट, नए अंदाज, नए मिजाज से चल रहे थे जी। उनके कुछ नए किस्म के सलाहकार थे जिन्होंने कहा कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बड़ी नाराजगी है, बड़ी नाराजगी है। और आज बता दूं आपको, मुस्लिम और यादव तो हमेशा अखिलेश यादव वोट देते रहे, और जयंत चौधरी से पहले भी उनका समझौता था। ठीक बात है। क्या किया उन्होंने? खाली ईस्टर्न यूपी में राजभर जुड़ के, इसके अलावा उन्होंने क्या नहीं किया। अब यहाँ आप देखिए, दरअसल वो भाजपा की स्टडी समझ नहीं पाए, भाजपा क्या कर रही है। अखिलेश यादव का जो वोट परसेंट बढ़ा है, इतने वोट परसेंट, इससे कम वोट परसेंट में 2012 में उन्होंने सरकार बना ली थी, खाली 29%। ध्यान रखिएगा। और पिछली बार आप छोड़ दे, दरअसल वो भाजपा की स्टडी समझ नहीं पाए। 2014 के बाद से जिस नई तासीर के सियासत उत्तर प्रदेश में या हिंदी हार्टलैंड में भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसकी स्टडी उनको करनी चाहिए। तो लगातार 4 इम्तिहान फेल हुए। 14 में
सरकार का संचालन कर रहे थे। आपने हेमंत जी बहुत बड़े कैनवास की बात की है कि सही मायने में अखिलेश यादव समझ ही नहीं पाए 2014 से लेकर के अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने घर घर जाकर, दहलीज दहलीज जाकर, गांव गांव जाकर के किस तरीके से मेहनत की है और ग्राउंड जीरो पर वर्कर किस तरीके से लगाए गए हैं। अरविंद मोहन जी एक बात छोटी सी क्लियर कर दूं, वरना पूरा अर्थ सामने नहीं आएगा। दरअसल ये जो वोट प्रतिशत बढ़ा है अखिलेश यादव का, ये योगी सरकार से तमाम जेन्युइन इश्यूज को एड्रेस न कर पाने के प्रति जो नाराजगी थी, ठीक है, उसका ट्रांसलेशन है। ठीक है, बाकी उनका मुस्लिम यादव। ओके सर, ठीक है, उन्होंने और जातियां कहां जोड़ी? ओके सर, ठीक है। इससे पहले कि मैं पंजाब की राजनीति की तरफ बढ़ूं, हेमंत सर दोबारा आपके पास लौट करके आते हैं, पंजाब की राजनीति की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन अरविंद जी बहुत ही एक क्विक रिएक्शन आपका मैं चाहूंगा, क्योंकि अभी अभी हेमंत जी का ये कहना है कि जमीन पर जो काम किया गया, और हेमंत जी का ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है इसको ठीक तरीके से समझ ही नहीं पाया अखिलेश यादव। क्या अखिलेश को ये समझ में नहीं आया कि लाभार्थी वोट, जिसे फायदा वाकई में सरकारी योजनाओं का मिलता है, ये भी वोटर होते हैं, जम करके वोट देते हैं, लाभार्थी वोट कितना कारगर होगा, क्या अखिलेश को समझ में नहीं आया? 15 करोड़ लाभार्थी वोट थे, महीने में 2 बार अनाज मिलता है, महीने में 2 बार तेल मिलता है, तेल के साथ में नमक मिलता है, और फिर बीजेपी ने ये कहा घर घर जा करके देखो भैया तुमको नमक का कर्ज चुकाना है। क्या ये भी अखिलेश समझ नहीं पाए? अरविंद जी देखिए, बीजेपी सरकार के फेलियर्स बहुत थे और वोट परसेंटेज और सीट ये सब गिनेंगे तो आपको काफी दिखाई देगा। हाँ। लेकिन बीजेपी की जो ताकत है संगठन की और साधन की, ठीक है, और लोगों की, वो अखिलेश उसको मैच नहीं कर सकते, न मैच करने की उन्होंने कोशिश की। ठीक है, बीजेपी ने अपनी सारी विफलताओं को इतनी खूबसूरती से छुपा लिया, और इशूज बदलने का आप देखिए, राम मंदिर से लेके और काशी कॉरिडोर, वो सब इशू आए, और मुसलमानों का इशू आया, पर्दे का इशू आया, सब इशू आए, लेकिन आखिर में आके वो सिक्योरिटी और उसके बाद लाभार्थी, और अखिलेश यादव नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी का जो इतिहास है जिसमें ये धब्बा है कि क्रिमिनल्स को सबसे ज्यादा मुलायम सिंह ने अकेले उस पॉइंट को हाईलाइट करके पूरी समाजवादी पार्टी आप जिस पॉइंट की ओर इशारा कर रहे हैं ना, बुलडोजर की तरफ मैं जाऊंगा, लेकिन मुझे बहुत तेजी के साथ में यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर सभी पर स्विच करते रहना है, क्योंकि देश के सबसे बड़े जर्नलिस्ट का पैनल मेरे साथ में जुड़ा हुआ है। मैं सुखबीर बाजवा के पास में चलता हूं, पंजाब की राजनीति को लेकर के बात करेंगे। सुखबीर बाजवा जी, आम आदमी पार्टी एक बड़ी शक्ति के तौर पर उभरी, और आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल को यह लगने लगा है कि राजनीति के एक बड़े विकल्प के तौर पर केंद्र में बीजेपी के सामने आकर के हम खड़े हो सकते हैं। मैं सबसे पहले यह जानना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी का ब्रह्मास्त्र क्या था? आम आदमी पार्टी का ब्रह्मास्त्र क्या घर घर जाकर के गारंटी कार्ड वाला सिग्नेचर था, अच्छे सरकारी स्कूल का दावा था, बेहतर अस्पताल की बात थी, 400 यूनिट मुफ्त बिजली की बात थी, 18 साल से बड़ी उम्र की महिला को 1-1 हजार रुपए वाली बात थी? आम आदमी पार्टी का असल ब्रह्मास्त्र पंजाब में क्या था? नहीं, असल में जिन बातों को आप कह रहे हैं थोड़ा बहुत उनका वो बातें भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि एक तो लोगों ने बदलाव की किया हुआ था, क्योंकि एक जो इनका नारा था, एक मौका केजरीवाल, एक मौका भगवंत मान, ये इनका नारा स्टीक बैठा, और उसमें बाद लोगों ने, आप मानोगे इसमें से 70% जो अपने उम्मीदवार जीतकर एमएलए आए हैं, वो जो वोट डालने जा रहा था उसको ये नहीं पता था कि वोट मैंने किस उम्मीदवार को डालनी है, उसको था मैंने झाड़ू को वोट डालनी है। अच्छा। और ऐसा आप मेरे साथ खुद एग्जाम्पल हुई, जब मैंने एक परिवार मुझे जानता है चंडीगढ़ से अमृतसर को गया, अमृतसर उसने वोट डालने गया, मैंने पूछा यार कि इस उम्मीदवार को वोट डाला, कहता उम्मीदवार का तो मुझे पता नहीं, पर मैंने वोट झाड़ू को डाला है। ठीक है, मैंने देखा मतलब बदलाव। यानी आप ये कहना चाहते हैं, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि एन मौके पर जिस तरह से गियर शिफ्ट किया था आम आदमी पार्टी ने, और आम आदमी पार्टी ने शहर से लेकर के गांव तक जाकर के ये कहा कि बदलाव की आंधी है, बदलाव आप लोग करें। अभी तक कांग्रेस को देखा, शिरोमणि अकाली दल को देखा, भारतीय जनता पार्टी को देखा, अब बदलाव के तौर पर हमें देखिए, क्योंकि हमने दिल्ली को बदल दिया है, पंजाब को भी बदलने आए हैं, यही कहना चाहते हैं आप? नहीं, देखो मैं एक साहब है, यहाँ पर दिल्ली मॉडल वाली कोई बात नहीं आई, क्योंकि पंजाबी लोग हैं, पंजाबी लोग जितनी जल्दी बड़े सेंसिटिव भी हैं, इमोशनल भी हैं, गुस्सैले भी हैं, हर तरह की क्वालिटी है हमें। तो उनको ये चीज लगी आके, उनको वो मैंने एक
छोटे से छोटा रेडी वाला भी था जो, हाँ। क्योंकि हम भी मार्केट में सर्वे करने के पूछने गए, वो कहता था जिसने कभी सरकार के दरवाजे पे कभी गया नहीं, ठीक है, कभी उसका काम नहीं पड़ा, कभी एमएलए का काम नहीं पड़ा, वो कहता जी तुसी कांग्रेस भी देख ली है, तुसी अकाली भी देख लेने, तुसी बीजेपी भी देख ली है। अब जो है एक बार कोई नहीं पाजी इन्हें मौका देते हैं, डालते हैं वोट, कोई कमी, ये भी इनको भी देख लेते हैं। और ये तरुणी, हाँ ठीक है, सुखबीर जी दोबारा आते हैं। तरुणी भी मेरे साथ में है। तरुणी, क्या ये माना जाए कि ये बदलाव की आंधी थी जिस वजह से जो दलित वोटर हैं, कांग्रेस की दलित पॉलिटिक्स को दलित वोटर ने नकार दिया। पंजाब में 32% दलित, जट सिख 19% जट सिख, लेकिन जट सिख भी चले गए आम आदमी पार्टी के साथ। पंजाब में 38% हिंदू चले गए आम आदमी पार्टी के साथ। क्या ये बदलाव की बयार थी या बदलाव का नारा था कि जट सिख भी चले गए, दलित भी चले गए, 38% हिंदू भी चले गए? सर, आप इसको किसी भी चीज में बाइफरकेट कीजिए, हिंदू कीजिए, जाट कीजिए, दलित कीजिए। हाँ। मैं आपको एक ह्यूमन साइकोलॉजी की बात बताती हूँ। आपके घर में अगर आपकी बीवी या आपकी माँ रोज कलेश करेंगी तो आपके घर के बच्चे वो घर छोड़ के जाएंगे। 6 महीने, पिछले 6 महीने में जाइए पंजाब में, आप देखेंगे रोज लोग पंजाब की राजनीति के बीच में कलेश देखते थे। कभी सिद्धू लड़ रहे हैं, कभी चन्नी लड़ रहे हैं, कभी चन्नी रूठ गए, कभी सिद्धू रूठ गए। यानी किचन में बर्तन खटके और बच्चे घर छोड़कर भागे, आप ये कहना चाहती हैं? भागे, बिल्कुल यही हुआ है। उन्होंने कहा माफ कीजिए, जो कलेश नहीं कर रहा है हम उसे लाके देख लेते हैं, हमें शांति चाहिए। यानी आम जनता ने कहा हमें माफ कीजिए, हम आपको साफ कर रहे हैं। जी बिल्कुल यही हुआ है। अच्छा। और मैम, अजीत मंडोला जी के पास में चलते हैं। तरुणी, दोबारा आपके पास में आते हैं। अजीत जी, एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी थी, बदलाव की आंधी की तो हम बात कर रहे हैं, जिसके आगे डेरा फैक्टर तक भी पंजाब में फेल हो गया है। लेकिन क्या हुआ ना कि गांव और शहर के लिए पंजाब में अलग तरह की स्ट्रैटेजी बनाई आम आदमी पार्टी ने। इस स्ट्रैटेजी को लेकर के भी बातचीत हम करेंगे, लेकिन एक चीज आप समझाइएगा, कि अब अरविंद केजरीवाल इस तरह की पोस्टरिंग करने लगे हैं कि नेशनल पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के तौर पर, वर्सेस के तौर पर अगर कोई देखना चाहता है तो मुझे देखो। क्या आगे आने वाले दिनों में यह संभव है? अजीत जी, अजीत मंडोला जी। बिल्कुल संभव है, इसमें कहीं कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए। हाँ, आवाज आ रही मेरी? आ रही, बोले आप। हेलो, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? हाँ, मैं कह रहा हूं कि इसमें किसी को कोई संदेह नहीं करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री बने पहली बार, तो उनकी महत्वाकांक्षा उसी टाइम पे झलक गई थी। वो केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि पहले ही उन्होंने शुरुआत में बहुत बड़ी बातें करी कि मैं दिल्ली में राजनीति करूंगा, मेरा केवल दिल्ली में जो करप्शन है उसको हटाना मकसद है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन जैसे वो मुख्यमंत्री बने, बहुत अच्छे दूसरे तीसरे चरण में जब वो मुख्यमंत्री बने, बहुत बड़ा बहुमत उनके पास आया, तो उन्होंने उसी दौरान हर स्टेट में अपनी इकाइयां खोलनी शुरू करी, हर स्टेट में अपने को फैलाना शुरू करा। और वो उन्होंने बता दिया था कि भाई मैं धीरे धीरे कांग्रेस का विकल्प बनूंगा, क्योंकि कांग्रेस जिस हिसाब से चल रही थी, अरविंद केजरीवाल को लगता था कि एक टाइम कांग्रेस कहीं न कहीं खत्म होने की स्थिति में आ सकती है, जो स्थिति कांग्रेस में बन रही थी। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब जैसा राज्य चुना जहां पर कि उनको लगा कि एक मौका मिल सकता है, और उन्होंने वहां पर 10 साल काम किया और समझाने की कोशिश यही करी कि भाई चारों तरफ भ्रष्टाचार है, अकाली भ्रष्ट है, कांग्रेस भ्रष्ट है। वो जो दिल्ली वाला फॉर्मूला था उनका कि उन्होंने शीला दीक्षित से लेके मनमोहन सिंह से लेके देश के सारे राजनीतिक दलों को उन्होंने भ्रष्टाचार का ठप्पा लगाया, और जनता को लगा वाकई सबसे ईमानदार छवि वाले नेता अरविंद केजरीवाल है। उन्होंने, दिल्ली के लोगों ने वो करा, वही उन्होंने 10 साल पंजाब में प्रैक्टिस करी, और वो कहीं ना कहीं ये समझाने में कामयाब हो गए कि भाई ये सब लोग चोर हैं, भ्रष्ट हैं, मेरे को दो, एक मौका दो। और जो अभी मैं सुन रहा था, ये तो पंजाब का मौका है अजीत जी, ये तो पंजाब का मौका है अजीत जी। दोबारा आपके पास हम लौट करके आते हैं, लेकिन पंजाब के अलावा जब पूरे देश की बात होती है तो मेरे देश में राजनीति का कैनवास बड़ा है। ठीक 1 मिनट के बाद आप सभी के पास लौट करके आऊंगा, ठीक 1 मिनट के बाद। देश के सबसे बड़े जर्नलिस्ट का पैनल मेरे साथ में जुड़ा हुआ है। 5 राज्यों के सबसे तेज नतीजे हमने आपको दिखाए, और 24 घंटे के बाद हम कर रहे हैं सबसे सटीक विश्लेषण में यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, हर एक सीट शामिल है, और इसका नेशनल कैनवास पर किस तरह से इसकी तस्वीर बनकर के उभरेगी। 18 राज्य जहां पर अभी भारतीय जनता पार्टी या फिर अलायंस काबिज है, वहां पर क्या होने वाला है। 2 राज्य जहां पर कांग्रेस अभी काबिज है, वहां पर क्या होने वाला है। क्या वाकई में नेशनल पॉलिटिक्स में कोई
बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आगे आने वाले दिनों में आएगा। अगर आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबिल अगर कांग्रेस थी, क्या अब आम आदमी पार्टी हो जाएगी? आगे बढ़े। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों का सबसे सटीक विश्लेषण आलोक मेहता जी, अरविंद मोहन जी, अरविंद चतुर्वेदी, सुखबीर बाजवा जी, तरुणी, नवलकांत सिन्हा, हेमंत तिवारी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी वरिष्ठ पत्रकार हैं और पत्रकार के साथ साथ आप रिपोर्टर भी हैं, ग्राउंड जीरो पर भी जाते हैं। एक बार फिर से मैं आलोक जी आपके पास में आता हूं। ये अभी थोड़ी देर पहले इशारों में बुलडोजर की बात हो रही थी। मेरी टीम ने एक विश्लेषण निकाला और एनालिसिस ये बताती है कि 70 में से 58 रैलियां जो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की हैं, 70 में से 58 रैलियों में बुलडोजर का नाम लिया है। ये बुलडोजर कितना काम आया है और क्या भारतीय जनता पार्टी को 2.5 महीने पहले ये लगता भी था कि बुलडोजर भी हमारे काम आ जाएगा राजनीति में? राशिद जी, पहली बात तो ये कि आप जो कह रहे हैं वैसे धन्यवाद, लेकिन ऐसा नहीं कहिए कि सबसे बड़े पत्रकारों का ये है। वैसे और हमारे सम्मानित साथी पत्रकार महत्वपूर्ण है, लेकिन कम से कम मैं ये नहीं मानता, क्योंकि हमसे अधिक ज्ञानी है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक करते हैं, तो ज्ञानी और बड़े बड़े पत्रकार हमसे भी अधिक है। लेकिन हाँ, जैसे आपने कहा जमीनी सच्चाई को समझने वाले जैसे हेमंत जी ने और तरुणी जी ने एक बिल्कुल सूत्र वाक्यों में जो बातें बताई, उसी की कड़ी यही है कि बुलडोजर का मतलब वो नहीं, मतलब यही है कि कई जगह जो अनधिकृत कब्जे हैं, देखिए उसमें हो सकता है कि आप ये कहें कि काशी विश्वनाथ के कितने बड़े प्रांगण को जो विकसित किया गया, वेद अवेद आप कहें, मैं तो उज्जैन महाकाल नगरी के आसपास भी सब कुछ हो रहा है, बुलडोजर चल रहे हैं वहां भी, तो ऐसे निर्माण कार्यों को तोड़ना आसान नहीं होता। वो मंदिर से जुड़े हुए थे। उसी तरह से यदि आप ये कहें कि वक्त की जमीन पर कब्जा किए हुए लोग, इसलिए मैं संप्रदाय का पहले मैं हिंदुओं का जिक्र किया, तो या जो आपराधिक समूह ने कब्जा कर लिया, गरीब आदमी, कल एक वीडियो आया जो मध्य प्रदेश था कि एक बहुत ही गरीब आदमी, जबकि वो तो मुस्लिम ही था, उसने भी कहा कि मेरी जमीन पर किसी ने कब्जा करा, कलेक्टर के गवाह 80 साल 90 साल का व्यक्ति था। तो इस तरह के जो अधिकृत कब्जे और जानते हैं आलोक सर, गोरखपुर में 70 से ज्यादा बुलडोजर पहुंच गए हैं जश्न मनाने के लिए कि बाबा बुलडोजर का खैर मकदम हम करेंगे और जश्न हम मनाएंगे। लेकिन ये बात तो बुलडोजर की हो गई, लेकिन यादव कहां चला गया? अरविंद चतुर्वेदी जी, मेरा आपसे सवाल है कि ये यादव कहां चला गया? क्या ये बात सही है कि यादव घोसी और कमारिया में बट गया और यही एक वजह है कि यादव पूरी तरह से अखिलेश के साथ नहीं गए? ये बता दूं, पहले मैं बुलडोजर वाली बात आलोक जी ने जो कही है उसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूं। बुलडोजर जो है यहां पर बुराई के प्रति अच्छाई के प्रतीक के तौर पे आया और जो अपराधी थे 20 अरब की संपत्ति जब्त की गई है या बिल्डिंगों को ढहाया गया है। तो ये बुलडोजर जो है ना एक बड़ा प्रतीक बन के उभरा और आप देखिए कि योगी, लेकिन एक छोटा सा अरविंद, एक छोटा सा कॉन्ट्राडिक्शन भी है। कॉन्ट्राडिक्शन मऊ में है जहां पर अब्बास अंसारी जीत गए। अलग बात है। महाराष्ट्र में देखिए अब्बास अंसारी के जीतने का बड़ा कारण खीरी में सब जगह जीत गई जमीन। और मैं आपको बता दूं कि वहां पे जो वोट ऑफ परसेंटेज है, अब्बास अंसारी सिर्फ इसलिए नहीं जीते कि उनके पास सिर्फ मुसलमान वोट है। अब्बास अंसारी ने बाकी वोटों को भी अपने साथ लेने का काम किया है। अगर आप उस सीट की एनालिसिस करेंगे तो आपको इस बात की जानकारी हो जाएगी। और रह गई जो अखिलेश यादव ने ये कहना शुरू कर दिया कि हम जो है गर्मी जो निकालने की बात हो रही थी, उसका बहुत बड़ा असर पड़ा। और मैं अभी एक समाजवादी पार्टी गर्मी का तो असर पड़ा, लेकिन गर्मी का असर पड़ा, गर्मी के मुकाबले में वेस्टर्न यूपी में चर्बी की बात की गई जयंत चौधरी की तरफ से, लेकिन चर्बी वाला असर नहीं आया। लेकिन अभी अरविंद जी बीच में आए थे और अरविंद जी ने लखीमपुर की भी बात की थी। क्योंकि अगर आपने लखीमपुर की बात छेड़ी है ना अरविंद जी, तो आपसे ही समझना चाहूंगा, लखीमपुर में टेनी का इलाका 8 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। इसका एनालिसिस किस तरह से करेंगे आप? मेरा ये कहना था असल में कि चुनाव जीतना हर लॉजिक को खत्म नहीं कर देता है। अच्छा। और लखीमपुर खीरी को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि वहां लखीमपुर में सब बीजेपी जीत गई। तो चुनाव जीतना भर का मसला नहीं है। मसला ये भी, जैसे मान लीजिए कि बीजेपी आज अपने को सबका विकास सबका साथ करती है, एक भी कैंडिडेट 400 में देने की हिम्मत उसने मुसलमानों में नहीं की। तो क्या वो मुसलमानों को खारिज ही करती रहेगी और खारिज करके चल सकती है? ठीक बात। और देश चला सकती है? तो इस तरह के बहुत कंट्राडिक्शंस हैं अभी इसमें।
और रहेंगे, लेकिन ये चुनावी जीत है और जो रिजल्ट आया है असल कॉन्ट्राडिक्शन से पार पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी है। हेमंत जी, अब इन कॉन्ट्राडिक्शन को अगर एक बार के लिए थोड़ा सा दरकिनार करते हैं तो एक बड़ी पिक्चर उभर करके सामने आती है। बड़ी पिक्चर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के तीसरे सबसे बड़े नेता उभरते हुए नजर आते हैं। क्या यह बात सही है? अगर दशकों का इतिहास बदल करके वापस से भारतीय जनता पार्टी काबिज हुई, दशकों का इतिहास बदल करके एक सीएम दोबारा से अपनी सीट पर काबिज होगा, क्या यह माना जाए कि केंद्र की राजनीति में भी अभी यह संदेश जाने लगा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तीसरे नंबर पर बीजेपी के सबसे बड़े नेता बन चुके हैं? हेमंत जी, उत्तर प्रदेश का दोबारा मुख्यमंत्री बनना, प्रचंड बहुमत के साथ आना, भले बहुत अच्छी डिलीवरी न रही हो 5 साल, लेकिन तमाम इंग्रेडिएंट्स थे इस डिश के बाद भाजपा की इतना बड़ा बहुमत मिल गया। अब तो वो मोदी जी के बाद अपना दूसरा नंबर समझेंगे। आप ध्यान रखिएगा कि टाइम जैसी मैगजीन में इंटरव्यू, इंटरनेशनल मीडिया में एक्सपोजर, ये सारी चीजें पहले चल रही थी। अब तो उनका दावा बनेगा कि पहले नरेंद्र मोदी, फिर ये तब अमित शाह। ठीक है, बड़ा कंपटीशन है, ध्यान रखिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। दूसरी एक चीज बता दूं, हम लोग जब यूपी की सियासत का विश्लेषण करते हैं तो एक चीज भूल जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से उत्तर प्रदेश या किसी भी हिंदी हृदय प्रदेश में एक बृहत्तर हिंदू एकता का अम्ब्रेला बनाने की कोशिश की है, तो उसकी कोशिश लगातार जारी है। ठीक है, दूसरे उसने जो है, जो जेन्युइन इश्यूज है उसको एड्रेस करने की कोशिश की। आप बताइए, नरेंद्र मोदी जैसा जिद्दी राजनेता, उनको क्या जरूरत थी आकर के हाथ जोड़ने और कहने की हम समझा नहीं पाए कुछ कानूनों पर? नरेंद्र मोदी आमतौर पर इस तरह से रोल बैक नहीं करते हैं जो कुछ कानूनों पर किया, क्योंकि डर था यूपी के चुनाव को लेकर के, और यूपी का चुनाव खराब होता तो आगे डर बढ़ जाता। और मैं बार बार कह रहा हूं कि किसान आंदोलन एक लिमिटेड एरिया का था। और एक बड़ी चीज देखिए, एक बार नरेंद्र मोदी आए, कृषि कानूनों को वापसी की, जाटों की मीटिंग करवाई अमित शाह के यहाँ, उसके बाद कानपुर में आकर के एक जो सबसे बड़ी समस्या थी यूपी में क्या था, बाबा बुल एंड बुलडोजर। ये जो बुल था बहुत बड़ा मारक कारक था, जो नुकसानदायक था भारतीय जनता पार्टी के लिए। कानपुर में नरेंद्र मोदी स्वयं देश के प्रधानमंत्री के तौर पर कहते हैं कि साहब 10 मार्च के बाद हम इसका कोई ऐसा मैकेनिज्म लाएंगे कि चीजें रास्ते पा जाएंगी। तो भाजपा ने बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से अपनी हर कमियों को छुपाने, जैसे शब्द किया अरविंद जी, उसको ढकने और देखिएगा, और लगातार अखिलेश यादव के अतीत की, मुलायम सिंह यादव के अतीत की जो लॉ एंड ऑर्डर या गुंडागर्दी को लॉ एंड ऑर्डर अतीत को बार बार सामने ले आकर के रखा, और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं बल्कि परिवारवाद की बात भी की, और ये भी कहा कि शिवपाल जैसे जो जमीनी नेता थे उन्हें भी अखिलेश यादव ने किस तरह दरकिनार किया। लेकिन स्क्रीन पर ये जो ग्राफिक्स है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफिक है। कैसे भारत में आज की तारीख में, नहीं इससे पहले वाले ग्राफिक चलाएं, हाँ ये वाला, भारत में कैसे भगवा भगवा, यानी ये जो पूरी मैपिंग आपको नजर आ रही है ना, इस मैपिंग में कई मायने में बहुत सी चीजें खास हो जाती हैं। कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ 2014 में अगर भारतीय जनता पार्टी बढ़ी, आज की तारीख में कुल मिला जुला, अजीत जी आज की तारीख में 18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी या फिर अलायंस की सरकार है। 2014 से लेकर के अभी तक क्या क्या रहा, ये आपके सामने रखता हूं मैं। 2014 7 राज्यों में बीजेपी प्लस की सरकार थी, 2018 21 राज्यों में बीजेपी प्लस की सरकार, 2019 17 राज्यों में बीजेपी प्लस की सरकार, और 2022 में 18 राज्यों में बीजेपी प्लस की सरकार। अगर भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत करके जमीन पर 18 राज्यों में आज की तारीख में काबिज हो गई है, क्या इतना आसान है बीजेपी का विकल्प बनना अरविंद केजरीवाल के सामने? तत्काल विकल्प बनेंगे, वो भी बीजेपी की तरह धीरे धीरे चलेंगे। बीजेपी और संघ ने 50 साल मेहनत करी है। हम लोग दिल्ली में बैठ के, हालांकि मेरी बात से कई लोग सहमत नहीं होंगे, हम लोग पिछले 50-60 साल की राजनीति हम लोगों ने यही देखी कि पहले तो शुरुआत हुई जातिवाद की राजनीति से। जातिवाद की राजनीति में कई सारे क्षेत्रीय दल निकलकर सामने आए, कांग्रेस खत्म हो गई। फिर कांग्रेस ने सांप्रदायिक बनाम की राजनीति शुरू करी।
मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति शुरू करी, तो कहीं ना कहीं राजनीति हमारे देश में कभी डेवलपमेंट या किसी चीज पर नहीं हुई है। कोई लहर आई, कभी कोई घटना घट गई, उस पर चुनाव हुए, फिर हम लोग दिल्ली में बैठ के या कहीं भी कोई भी हम लोग जो भी मेरे साथी हैं, हम लोग गुणा भाग लगाते हैं, इतने यादव हैं, इतने मुसलमान हैं, नेता लोग भी यही लगाते हैं अभी विपक्ष के, अपोजिशन के, कि इतनी जातियां ये हैं, इतनी जातियां हैं, इससे हम चुनाव। अजय जी, मुझे क्विकली बहुत तेजी के साथ में स्विच करते रहना है और इसीलिए अगर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में अपनी बात हम अपनी रखते रहेंगे। नवल कांत जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2022 के नतीजों ने 2024 की दिशा तय कर दी है, क्या ऐसा है नवल कांत जी? हाँ बिल्कुल, मुझको तो लग रहा है ऐसा है। आप सब लोग देख रहे हैं कि बीजेपी ने जीत दर्ज की है और अगर उसको विश्लेषण करेंगे तो लगेगा कि महिलाओं ने जीत दर्ज की है। 5 राज्यों के चुनाव में 4 राज्यों में महिलाओं ने ज्यादा से ज्यादा बढ़ के वोट किया और एक पंजाब है जहां पे बराबरी पे वोट किया। तो देखिए, महिलाओं का वोटिंग परसेंट बढ़ना ये बताता है कि जो पहले आप जिसका जिक्र कर रहे थे कि जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति, होता यह था कि कोई प्रधान, कोई बड़ा नेता लोगों नवल कांत जी, एक मिनट, आपने महिला की बात की है, तरुणी को लेकर के आते हैं। आपने महिला की बात की है, तरुणी को लेकर के आते हैं। तरुणी, अगर एक गांव की महिला, मेरे देश में अगर एक गांव की महिला को यह कहा जाए कि मैं आपको राशन दे रहा हूं, एक गांव की महिला को यह कहा जाए कि मैं आपको घर बैठे हुए, अगर आप बेरोजगार हैं या आपके पास में कुछ भी कमाने का जरिया नहीं है, मैं आपको 1000 रुपए दे रहा हूं, या फिर महिला को शौचालय इज्जत घर के तौर पर दिया जाए, एक महिला की मानसिकता, उसके मानस पर किस तरह का फर्क आता है? तरुणी, देखिए, जहां तक बात है 1000 रुपए देता हूं, तो यकीन मानिए ये महिला के दिमाग में कोई असर नहीं करता है। एक महिला को सुरक्षा चाहिए समाज में। हाँ, एक महिला को ऐसी जगह चाहिए जहां वो डिग्निटी के साथ अपने डिफेकेट करने के लिए जा सके, शौचालय जा सके। ठीक है, वो घर में अगर 7 बजे बाहर निकल रही है तो उसे ये, यानी आप ये कहना चाहती हैं कि महिला को सिंबोलिज्म, टोकनिज्म नहीं चाहिए, महिला को जमीन पर काम चाहिए, महिला को सुरक्षा चाहिए, महिला को सम्मान चाहिए, महिला को अपनी डिग्निटी की रक्षा चाहिए, जैसा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने करके दिखाया और योगी सरकार ने संदेश दिया। आप सभी मेरे साथ में बने रहें, ठीक 5 मिनट के बाद लौट करके आऊंगा। जितने भी बड़े पत्रकार मेरे साथ में हैं, मेरे जितने कोलीग जुड़े हुए हैं, इन सभी के पास में जाएंगे। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों का एनालिसिस, विश्लेषण, जहां पर हम ये देख रहे हैं कि क्या आने वाले दिनों में नेशनल पॉलिटिक्स में अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के तौर पर या सामने लड़ाई में आने के तौर पर उभर करके रहेंगे। कांग्रेस की पॉलिटिक्स कहां चली गई? क्या कांग्रेस नेपथ्य में जाते हुए वाकई में पूरी तरह खत्म होने की कगार पर है? मायावती की पॉलिटिक्स का क्या हुआ? क्या मायावती की पॉलिटिक्स या मायावती के दलित वोट पूरी तरह से छिटक गए हैं? और सबसे बड़ी बात यह है, क्षेत्रीय दलों की राजनीति का आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है? एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।